Good morning, friends. Today's topic is the orthopedic assessment कि हम कौन कौन सी हम कंडीशन होती है जो ऑर्थोपेडिक असेसमेंट हमें करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें मेनली हमारी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हम ऑर्थोपेडिक असेसमेंट करते हैं। कोई हमारा ट्रॉमा हो गया, कोई हमारी इंजरी होगी, रिपीटेड स्ट्रेन हो गए, तो इसमें हम मोस्टली हम जो असेसमेंट जो ऑर्थोपेडिक असेसमेंट करते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी भी हमारी कुछ इसी से ही नियर बाई आ जाती हैं। इसमें स्पोर्ट्स इंजरी भी हमारी नियर बाई आ जाती हैं। तो और अगर एक्चुअली इसमें हम कंबाइन करके भी पढ़ सकते हैं, बट हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे। ऑर्थोपेडिशन और स्पोर्ट्स असेसमेंट, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एंड कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट हम इनको सेपरेटली देखेंगे वन बाई वन। ठीक है, तो अभी पहले हम ऑर्थोपेडिक असेसमेंट पढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी की असेसमेंट मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्थोपेडिक असेसमेंट। ऑर्थोपेडिक असेसमेंट जो हमारी ये पेशेंट की हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम को और ये इंजरी कैसे हुई है। ऑर्थोपेडिक असेसमेंट इन ए फिजियोथेरेपी इन्वॉल्व द डिटेल एंड सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द पेशेंट मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम। हम कॉज को मेनली देखते हैं जो कि मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले हर एक असेसमेंट का एक अपना ही एक फॉर्मेट होता है, अपना ही एक फॉर्मेट होता है हर किसी असेसमेंट का। मेनली आपको हर असेसमेंट आपको एक तो जनरल असेसमेंट देखोगे जो कि उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और एक होता है सेपरेटली में हमारा सबसे पहले हमारा सब्जेक्टिव असेसमेंट आता है हमारा, एंड फिर हमारा ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, एंड इसमें फिर उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट प्लान। तो अब स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं ऑर्थोपेडिक असेसमेंट। तो ऑर्थोपेडिक असेसमेंट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम सब्जेक्टिव असेसमेंट। इसमें हमारी हम क्या है, टुगेदर द डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट कंडीशन एंड हिस्ट्री। तो हम पेशेंट की कंडीशन की हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं, जिससे हमें पर्सन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पता पड़े कि उसकी कंप्लेंट क्या है, और आगे असेस कर पाएँ चीज़ों को। एंड तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पर्सनल पर्पस आपको समझ में आ गया कि हम पर्सनल हिस्ट्री लेने के लिए, पेशेंट की कंडीशन को जानने के लिए हम सब्जेक्टिव असेसमेंट होती है। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट आपको देखोगे डेमोग्राफिक डेटा। इसको हम पर्सनल इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसमें हम पेशेंट का नेम, एज, जेंडर और ऑक्यूपेशन, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ये बाकी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। एज और जेंडर, ऑक्यूपेशन रिलेटेड हमारी अलग अलग डिसीज़ डिसऑर्डर्स होती हैं। एज रिलेटेड ओल्ड एज में अलग बीमारियाँ पाएंगी, बच्चों में अलग बीमारियाँ पाती हैं। ऐसे जेंडर में मेल के अंदर कुछ जो डिजीज़ होती हैं वो कॉमन होती हैं, कुछ फीमेल के अंदर कॉमन होती है। ऐसे ही हमारा ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम कॉमन होती है, जैसे सिटिंग में अलग प्रॉब्लम होगी और स्टैंडिंग जो जॉब करते हैं उसमें थोड़ी अलग प्रॉब्लम देखने को हमें मिलती हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए ऑक्यूपेशन में अगर आप ज़्यादा सिटिंग करते हो तो आपको बैक पेन, नेक पेन की प्रॉब्लम कॉमनली आपको देखने को मिलेगी। सियाटिका हुआ, और आपका ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स ज़्यादा आपको कॉमन देखने को मिलेगी। फिर हम चलते हैं बी, चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट में हम पेशेंट की कंप्लेंट सुनते हैं उसके खुद के वर्डों में कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कब से वो प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ें, कहाँ कहाँ वो रेडिएट कर रहा है, वो सारी चीज़ें पेशेंट के वर्डों में हम सुनते हैं। अब आते हैं हमारे हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। अब इसमें हम पेशेंट की हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री में क्या क्या जानना होता है अभी हम ये आपको देखते हैं। इसमें हम ऑनसेट, कब से ये ग्रेजुअली स्टार्ट हुआ है, सडनली एकदम से स्टार्ट हो गया है आपकी जो इंजरी है, जो भी आपका प्रेजेंट इलनेस, जो भी प्रॉब्लम आई है, इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है। ये ट्रॉमा, कोई चोट लगी थी आपको या रिपीटेड स्ट्रेन,
बार बार कोई चीज़ यूज़ करने से ये प्रॉब्लम आई है। तो हम MOI पे भी फोकस करते हैं। ड्यूरेशन, इसमें देखेंगे ड्यूरेशन कब से स्टार्ट हुआ, व्हेन डिड इट स्टार्ट। और प्रोग्रेशन देखते हैं। प्रोग्रेशन ड्यूरेशन में हम यही पूछते हैं कि अब जनरली कब से कितना टाइम हो गया है इसको स्टार्ट हुए। एंड प्रोग्रेशन में हम इसकी देखते हैं कि इम्प्रूव हो रहा है टाइम के टाइम, या वर्स होता जा रहा है और भी चीज़ ख़राब होती जा रही है, या ऐसा ही कि जैसा चोट लगी थी वैसे के वैसा ही है। और फिर हम इसकी नेचर देखते हैं। इसमें पेन, शार्प एंड डल, या आर्चिंग, बर्निंग एंड रेडिएटिंग पेन, इसमें कौन कौन सी सेंसेशन आ रही हैं। शार्प पेन आ रहा है, डल पेन आ रहा है, रेडिएटिंग पेन आ रहा है, बर्निंग पेन आ रहा है, ये कौन कौन सी इसमें सेंसेशन आ रही है उससे भी हमें पता पड़ता है। अब लोकेशन देखते हैं इसकी, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, एंड ये रेफर कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हम ये हिस्ट्री में देखते हैं सारी चीज़ें। अब हमारा पेन असेसमेंट करते हैं। पेन असेसमेंट में हम पेशेंट से उसके इंटेंसिटी हमें जाननी है तो हम वास्ट स्केल का यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम 0 to 10 तक की नंबर दिए होते हैं। इसमें माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर आपको ग्रेड दे सकते हैं। तो उसमें कौन से आप पे आता है, तो जब आप ट्रीटमेंट करोगे पेशेंट का, जिस ग्रेड में, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेशेंट बोलता है कि मुझे इसमें से 8 काफ़ी सीवियर है, सीवियर पेन हो रहा है, तो आप पेशेंट को बता सकते हो कि आपका कितने दिन में आप रिज़ल्ट में, कि आपको वो पेशेंट आपको भी बताएगा कि मेरे को अब 8 से लेके अब आप मुझे 4 पे पहुंच गया है, 3 पे पहुंच गया है, कितना इम्प्रूवमेंट है, हम उससे भी आइडिया लगा सकते हैं। टाइप देखना होता है कि पेन का टाइप कौन सा है हमारा, नोसियोसेप्टर है, न्यूरोपैथी है, इन्फ्लामेटरी है, कि इन्फ्लामेशन के कारण, चोट के कारण आया है, नर्व्स भी इन्वॉल्व हैं या नहीं है, तो वो हमें पता पड़ जाता है। फ्रीक्वेंसी देखते हैं उसकी, कांस्टेंट है, इंटरमिटेंट है, कि पेन हमें जो आ रहा है वो कांस्टेंट लगातार ही चल रहा है या आता है जाता है, ये इंटरमिटेंट, ये हमें देखना है। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, इसमें हम एग्रीवेटिंग फैक्टर्स देखेंगे कि ये एक्टिविटीज़ एंड पोजीशंस दैट वर्सन द पेन, कौन कौन से पोजीशंस होती है जिसमें पेन बढ़ जाता है। जैसे कि हमारा बैक पेन होता है, अगर नर्व या डिस्क की प्रॉब्लम हुई, आगे हम झुकते हैं, आगे की तरफ बेंड करते हैं, तो वो बढ़ जाती है। तो पेशेंट को हमें मना करना पड़ता है कि आप इस पोजीशन में कम से कम जाइए। जो भी पेन पोजीशन होती है तो हम उसको स्टार्टिंग में थोड़ा, तो उसके लिए हम उनको एडवाइस करते हैं कि इन एक्टिविटीज़ को या इन पोजीशंस को अवॉइड करें, जिससे वो बॉडी को रिपेयर करने में टाइम और प्रोसेस फास्ट हो सके और हमारे ट्रीटमेंट का भी फ़ायदा हो। अब रिलीफिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं कि रेस्ट करने से, मेडिकेशन से, एंड किसी और चीज़ से भी आपको रिलीफ आ रहा है, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, तो इसमें हम देखते हैं कि पास्ट से रिलेटेड मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, उनसे रिलेटेड है, रिलेट करके भी देखते हैं क्या उसके कारण तो ये पेन दोबारा नहीं आया है, या कोई सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है। तो इसमें हम दोबारा सेम जगह पे अगर प्रीवियस इंजरी हो तो उसको देखते हैं हम, कोई प्रीवियस इंजरी हुई, कोई सर्जरी हुई, मेडिकल कंडीशन हो, उनके बारे में हमें उस पेशेंट से पूछना होता है। मेडिकेशंस एंड इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट करंट मेडिकेशन क्या खा रहा है, वो सारी चीज़ें देखते हैं हम। एक्सरे, MRI, अदर रिपोर्ट अगर उसकी पहले से ही पेशेंट ने करा रखी है तो उनको चेक करते हैं कि पहले उनको क्या प्रॉब्लम थी उनके बारे में, और अब क्या उनसे रिलेटेड ही वो प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसकी कंडीशन से और कॉज ढूंढने में हमें इजी होता है कि पेशेंट का जो कॉज है वो किस रीज़न से है। और हम इन्वेस्टिगेशन उसके बाद भी करा सकते हैं अगर पेशेंट ने नहीं कराया है। अगर चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही तो हम एक्सरे MRI की हेल्प ले सकते हैं। एक्सरे MRI में क्या है कि हमें एग्जैक्ट पता पड़ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर एग्जैक्ट। तो फिर हम लाइफस्टाइल और एक्टिविटी चेंज देखते हैं उसका। डेली एक्टिविटी
हॉबीज़ क्या हैं, स्पोर्ट्स इन्वॉल्वमेंट, वो कौन कौन से गेम खेलता है कि कहीं उसके कारण तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं। गोल्स और एक्सपेक्टेशन, पेशेंट्स के गोल्स और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, व्हाट द पेशेंट होप टू अचीव फ्रॉम द फिजियोथेरेपी, कि पेशेंट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से क्या अचीव करना चाहता है। कुछ तो अपनी इंजरी ठीक करने के लिए आए हैं, कुछ अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आते हैं, कुछ अपनी जो गेम खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो उसमें अपने आप को इन्हेंस करने आए हैं कि हमें और भी आगे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो उसके गोल्स और एक्सपेक्टेशंस को देखना है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, अब हमारा सेकंड सब्जेक्टिव असेसमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, इसका पर्पस क्या होता है? टू एग्जामिन द फिजिकल साइंस एंड फंक्शनल लिमिटेशंस। जो पेशेंट को ने बताया वो तो पेशेंट की कंप्लेंट हो गई है। अब हमें एक एज ए डॉक्टर, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपको देखना होता है कि पेशेंट के साइंस की और क्या क्या चीज़ें ख़राब हैं एंड उसकी लिमिटेशंस कितनी है, फंक्शन लिमिटेशंस कितनी है, कि वो कितना काम कर पा रहा है। तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या इसमें ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे उसका पोस्चर, उसका गेट, उसका स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़। तो हम पोस्चर में हमारा उसका अलाइनमेंट ऑफ द हेड एंड नेक, स्पाइन एंड लिम, ये सारी चीज़ों को हम अलाइनमेंट चेक करते हैं पूरी बॉडी का कि ठीक है या नहीं है, एबनॉर्मल है, नॉर्मल है। कहीं पोस्चर हमारा जो राउंडेड शोल्डर तो नहीं है, नेक ज़्यादा हाई फ्लैक्शन में तो नहीं है, हाइपर फ्लैक्शन में तो नहीं है। हाइपर एक्शन में जैसे स्पाइन का लेवल होता है, स्कोलियोसिस, काइफोसिस तो नहीं है। लिम्ब का देखते हैं कि छोटा बड़ा तो नहीं है। गेट पैटर्न उसका चेक करते हैं, वॉकिंग पैटर्न कैसा है, वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। और स्किन देखते हैं, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़। स्किन जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, कोई कलर डिस्कलरेशन तो नहीं है, स्कार तो नहीं है, मस्कुलर वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देख के हमें पता पड़ता है कि पोस्चर के अंदर, गेट के अंदर, स्किन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारा जो पैल्पेशन है, पैल्पेशन करके देखते हैं कि पैल्पेशन करके हम क्या क्या चीज़ चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर, टेंडरनेस, स्वेलिंग एंड मसल टोन। अब टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम उसको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, वो इंडिकेट करती है इन्फ्लेमेशन को। टेंडरनेस, पिन पॉइंट है, पूरा एरिया में पेन है। एंड स्वेलिंग, हमारी पिटेड या नॉन पिटेड एडिमा, कौन सी स्वेलिंग है हमारी, ये भी हम चेक कर सकते हैं। मसल टोन, स्पाज्म में है, मसल टाइट है, एंड हाइपरटोनिया है, टोन कम है। हाइपरटोनिया का मतलब होता है कि टोन का कम हो जाना वो मसल के अंदर से। तो पैल्पेशन में हमें 4 चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब रेंज ऑफ मोशन हमें देखने होते हैं कि जो हम मेनली जैसे सर्वाइकल का आया है तो उसकी रेंज कितनी एक्टिव है, वो गर्दन को पूरा मूव कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। आपके लेटरल फ्लैक्शन हुआ, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लैक्शन एंड रोटेशन, ये की मूवमेंट कितनी है, एक्टिवली पेशेंट कितना कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। ये हमारे एक्टिव ROM में पेशेंट चेक करेंगे। पेशेंट मूव द जॉइंट इंडिपेंडेंटली। और पैसिव रेंज ऑफ मोशन में थेरेपिस्ट मूव करके देखेगा विदाउट पेशेंट की हेल्प से कि पेशेंट कितना कर पाता है। पेशेंट उसमें कुछ नहीं करता, थेरेपिस्ट उसको मूव करके देखते हैं अपनी ही फोर्स से, तो कि कितना वो उससे आगे जा पा रहा है। और एंड फील को फील करते हैं कि वो एंड फील किसकी वजह से हो रही है, बोन टू बोन हो रही है, कैप्सूल की वजह से हो रही है, स्पाज्म आ हुआ है। फिर हम उसकी मसल स्ट्रेंथ चेक करते हैं। मसल स्ट्रेंथ टेस्टिंग, ये हमारा MMT ग्रेड होते हैं, उसमें 0 to 5, उसमें हम मसल को चेक करते हैं। अगर आपको इनके बारे में कुछ और जानना है, जैसे MMT स्केल्स, टेस्टिस के बारे में, अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, तो इनके बारे में हम सेपरेटली वीडियो में हम बात कर सकते हैं,
क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हमें सारा ही असेसमेंट कंप्लीट करना है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इसमें हम मेनली सेंसेशन, रिफ्लेक्सेस, मायोटॉम्स, डर्माटॉम्स, इनके बारे में हम देखते हैं। सेंसेशन जैसे कि हमारी लाइट टच हुआ, पिन प्रिक हुआ, वाइब्रेशंस हुई, कि पेशेंट को ये फील हो रहा है नहीं हो रहा, लाइट टच हम करके देखते हैं कि टच पेशेंट को फील हो रहा नहीं हो रहा, उसकी सेंसेशन ब्रेन तक जा रही है नहीं जा रही है। वाइब्रेशन को टच करा, वाइब्रेशन हमारे नर्व्स कैरी कर पा रही नहीं कर पा रही, ये सारी चीज़ें हमें सेंसेशन में पता पड़ता है। रिफ्लेक्सेस, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे, DTRs, हम नी हैमर आपने देखा होगा, उससे हम टैप करके देखते हैं कि रिफ्लेक्सेस आ रहा है नहीं आ रहा है। मायोटॉम्स हुए, डर्माटॉम्स हुए, उसमें हम मायोटॉम मसल स्ट्रेंथ इन स्पेसिफिक स्पाइनल नर्व सेगमेंट की, और जो हमारे स्ट्रेंथ है स्पेसिफिक नर्व की, हम मायोटॉम से चेक कर पाते हैं। स्पेसिफिक एरिया में नर्व्स अलग अलग एरिया में जाती है, स्पेसिफिकली सेगमेंट को हम सप्लाई करती है, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो मूवमेंट नहीं हो पा रही, तो उसमें हम समझ सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। कौन सा वो मायोटॉम है, वो हम नर्व्स को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डर्माटॉम, सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन स्पाइनल नर्व, सेम हम उस एरिया को पहचान सकते हैं कौन से एरिया में आ रही है, तो वो भी हम डर्माटॉम्स के थ्रू सारी चीज़ों को देख सकते हैं। स्पेशल टेस्ट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन आपको जाननी है, चीज़ों को समझना है, तो इसके लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं कि उसमें आप थोड़े आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसमें हम कौन कौन से शोल्डर के लिए, नी के लिए, स्पाइन टेस्ट होते हैं, जैसे कि नीर हॉकिंग किनेडी टेस्ट होता है, इम्पेडिकैन टेस्ट होता है। नी के लिए हमारा लेस्टमैन इंटीडोर टेस्ट, मैकमरे टेस्ट एंड स्ट्रेट लेग टेस्ट स्पाइन के लिए, एंड स्पुरलिन टेस्ट। जो हमारा स्पाइन में होता है SLR, ये हम बैक के पेन के लिए देखते हैं जनरली, कि पेन में डिस्क के रिलेटेड, लोअर बैक पेन के लिए। स्पुरलिन ये हमारा सर्वाइकल के लिए कंप्रेशन टेस्ट भी इसको हम कहते हैं। मैकमरे हुआ, जैसे मेनिस्कस में नी के अंदर कोई दिक्कत आती है तो मैकमरे टेस्ट किया जाता है। इसमें नी के लिए एंटी ड्रॉ टेस्ट भी करते हैं, लिगामेंट्स वगैरह को चेक करने के लिए। इम्पेटिकैन टेस्ट होता है, जैसे कि हमारा स्प्रसमाइनेटस टीयर आ गया, तो उसके लिए हम इम्पेटिकैन टेस्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे टेस्ट हैं जिससे हम स्पेसिफिक मसल्स लिगामेंट का हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम है या नहीं है। तो अभी आगे चलते हैं फंक्शनल असेसमेंट। फंक्शनल असेसमेंट करते हैं कि पेशेंट फंक्शन कर पा रहा नहीं कर पा रहा। ADLs उसके चेक करते हैं, इवैल्यूएट द एक्टिविटी ऑफ द ADLs, स्पोर्ट स्पेसिफिक टास्क वो कर पा रहा नहीं कर पा रहा है। इसमें कुछ स्केल्स होते हैं, जैसे कि हमारा ओस्वेस्ट्री डिसेबिलिटी इंडेक्स होता है कि कितना उसकी एबिलिटी है, कितना वो फंक्शन कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ऐसे डैश होता है एंड वोमैक होता है। तो हम जैसे कि डैश होता है जो डिसेबिलिटी ऑफ आर्म, शोल्डर की और हैंड की हम डिसेबिलिटी उसमें चेक कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग उसको स्केल्स की मदद से हम डिसेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो अभी डायग्नोस्टिक, इसमें हम फाइंडिंग होती है हमारी बेस्ड ऑन द फाइंडिंग फ्रॉम डिफरेंशियल डायग्नोसिस पॉसिबल कंडीशन। डायग्नोस कर सकते हैं हम। अब हमें डायग्नोस बनाना है तो हम डेक्स रिलेटेड कंडीशंस होते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोस को भी हमें नोट करना होता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम इनसे रिलेटेड हो सकती है। जैसे हमारा फ्रोजन शोल्डर होता है तो रोटेटर कफ टियर तो नहीं है हमारा, कि पेन वहाँ से तो नहीं आ रहा है। नेक पेन, सर्वाइकल पेन के कारण तो हमारा फ्रोजन शोल्डर तो पेन नहीं हो रहा है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर हम जब एक प्रोविजनल डायग्नोज बनाते हैं, उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट प्लान का टाइम आता है। तो ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स को। शॉर्ट टर्म गोल्स हम सबसे पहले हमारा रिड्यूसिंग पेन, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, जो पेन है, इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, उनको हम सबसे पहले कंट्रोल करते हैं, उनको रिड्यूस करने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर हम ये हमारे शॉर्ट टर्म गोल के अंदर आते हैं। लॉन्ग टर्म गोल के अंदर देखते हैं हम रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन, इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंट द रिकरेंस। लॉन्ग टर्म गोल्स में हम रिस्टोरेशन द फंक्शन, जो अगर फंक्शन जो काम करना बंद कर दिया था या लिमिटेड हो गया था, तो हम उसको इम्प्रूव करते हैं।
स्ट्रेंथ, जो मसल की स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करते हैं, प्रिवेंट द जो प्रॉब्लम हुई थी रिकरेंस दोबारा ना हो, उसका हम उनको प्रिकॉशंस बताते हैं, कैसे आप चीज़ों को फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें करते हैं। ट्रीटमेंट इंटरवेंशन, अब ट्रीटमेंट आपका क्या क्या हो सकता है, इसमें हम मसल मैनुअल थेरेपीज़ होती हैं हमारी, जैसे मोबिलाइजेशन की, मैटलैंड, मूलिगन एंड सॉफ्ट टिश्यू, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, इनका हम यूज़ कर सकते हैं पेन को, रेंज ऑफ मोशन को, मेनली जो मैटलैंड मूलिगन टेक्निक होती हैं ये हमारी रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए होती हैं। हमारी मॉडलिटीज़ होती हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए, अल्ट्रासोनिक, टैंस, IFT, हीट पैक, कोल्ड पैक, ये सारी चीज़। एक्सरसाइजेज थेरेपी से हम स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एजुकेशन पेशेंट को, और हमारा पोस्चर करेक्शन, एर्गोनॉमिक्स, एक्टिविटी को मॉडिफाई कर सकते हैं, पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को करने के बाद तो हमें रीअसेसमेंट करनी होती है, पेशेंट को रेगुलर मॉनिटर करना होता है, मॉडिफाई द ट्रीटमेंट एंड अपडेट द गोल्स। तो जैसे जैसे पेशेंट ठीक होता रहता है उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने ट्रीटमेंट प्लान को अपडेट करते रहना होता है।